हेलो दोस्तों, ये जेबी लीगल का लाइव क्लासेस है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे भी आपको jbsebistudymail.com पे अभी आपको जो कोर्सेज है बहुत भारी डिस्काउंट में मिल जाएगी। 80% ऑफ चल रहा है और ज़्यादा जानकारी के फ़ोन नंबर भी दिया है, फ़ोन भी कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें जेबी का दो तरह का कोर्सेज है। एक कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड, जो भी वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, और जो फेस टू फेस वो होता है जहाँ पे मैं बोर्ड पे आकर पढ़ाता हूँ। वो कोर्स ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा सेलिंग की होती है और ज़्यादा महंगी भी होती है। कंपेरिजन करें दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह कैसे स्टडी की वीडियो, यहाँ 6000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है, 15 मॉक टेस्ट है, 30 मॉक टेस्ट है, रिवीजन नोट है, यहाँ भी रिवीजन नोट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वैलिडिटी को लेकर, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर 1 करें, प्रिंसिपल्स करेंगे 400 रुपये, 800 रुपये, अकाउंटिंग का 500 है, 1000 है, लीगल का 400 है, 800 है। तीनों पेपर करेंगे मिला के कॉमो पैक, यहाँ 1000 रुपये और यहाँ है 2000 रुपये। पहला सवाल, ए कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस, बोलते कंपनी अपना बिजनेस कब चालू कर सकता है। ए पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी 3 पॉइंट दिया हुआ, बताना कौन कौन से पॉइंट सही है। ए पॉइंट है विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इफ इट इज प्राइवेट कंपनी। बी पॉइंट है विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इफ इट इज ए कंपनी विदाउट एनी शेयर कैपिटल। सी पॉइंट है आपको आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 125 इफ इट इज पब्लिक कंपनी, विच ऑफ दिस इज करेक्ट। तो इसमें जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी। ए एंड बी सिर्फ सही है, यानी बोलता है कि बिना सर्टिफिकेट, ए ऑप्शन क्या है, बोलता है बिना सर्टिफिकेट के आप बिना विदाउट, ए ऑप्शन क्या है विदाउट कमेंसमेंट ऑफ विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इफ इट इज ए प्राइवेट कंपनी। बोला अगर प्राइवेट कंपनी है तो बिना सर्टिफिकेट लिए हुए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का आप स्टार्ट नहीं कर सकते बिजनेस। फिर जो है बी पॉइंट जो है विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इफ इट इज ए कंपनी विदाउट एनी शेयर कैपिटल। अगर कोई कंपनी है जहाँ विदाउट एनी शेयर कैपिटल है तो यहाँ पे भी आपको सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, उसके बिना आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, मतलब इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन है ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 58 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बी ऑप्शन आपको ए कंपनी इज ए लीगल पर्सन क्रिएटेड थ्रू इनकॉर्पोरेशन। सी ऑप्शन है आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी। डी ऑप्शन आपको वेयर 2 और मोर पर्सन्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इट इज कॉल्ड ए पार्टनरशिप। सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी सी ऑप्शन गलत है, जिसमें ये बताया हुआ कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो होता है वही एक सिर्फ सबूत होता है कि कंपनी एग्जिस्ट करता है, तो ये गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, the lease for a purpose other than for agricultural and manufacturing purposes is deemed to be, बोलता है जो हम यहाँ पे लीज लेते हैं, जो भी लीज होता है जहाँ पे हमारा पर्पस होता है कि एग्रीकल्चर, कोई भी चीज़ आप जमीन लीज लेते हैं ना, लीज फॉर ए पर्पस अदर देन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस इज डीम्ड टू बी ए लीज फ्रॉम एंड इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय गिविंग ए नोटिस। बोलते हैं जो लीज होता है जहाँ पे पर्पस होता है कि वो एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए कोई छोड़ के दिया जाता है। ठीक है, कि छोड़ के दिया, मैंने एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस को छोड़ के दिया जाता है, उसको टर्मिनेट किया जा सकता है नोटिस देख के। तो क्या कितने समय का नोटिस होगा। ए ऑप्शन है ईयर टू ईयर 2 मंथ्स, फिर ईयर टू ईयर, बी ऑप्शन है 2 ईयर 3 मंथ्स, फिर मंथ टू मंथ 30 डेज, डी ऑप्शन है मंथ टू मंथ 15 डेज। सही ऑप्शन है डी मंथ टू मंथ 15 डेज, यानी मंथ टू मंथ बेसिस आप यहाँ पे रख सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, और 15 दिन का आपको नोटिस देना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, where a company creates a charge on its assets and fails to get the charge particulars filled and registered। बोलता है कोई कंपनी जो कि क्रिएट करता है चार्ज अपने एसेट पे और वो फेल कर जाता है चार्ज करवाना जो पार्टिकुलर फील्ड पे या फिर जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, पार्टिकुलर फील्ड पे, और उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो ए ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं, 4 पॉइंट बताया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है। ये पॉइंट है एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द चार्ज कैन फाइल एंड गेट इट रजिस्टर्ड। बी पॉइंट है आपको इफ चार्ज इज नॉट फिल्ड एंड रजिस्टर्ड द क्रेडिटर बिकम्स अनसिक्योर क्रेडिटर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सी पॉइंट है इफ द चार्ज रिमेन्स अनरजिस्टर्ड द लोन बिकम्स ड्यू इमीडिएटली। डी पॉइंट है आपका इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू फाइल द चार्ज विद इन द गिवन टाइम पीरियड। तो इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, ई टू डी ऑल आर करेक्ट, सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सरफासी एक्ट 2002 इज एप्लीकेबल। बोलता है सरफासी एक्ट 2002 कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो इसमें आपको पॉइंट्स दिया हुआ है
ठीक है, आपको बताने कौन कौन से पॉइंट इसमें सही हैं। एक्चुअली इसमें 2 ही पॉइंट दिया हुआ है और इसमें सी डी पॉइंट मिसिंग है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एज पर सरफासी एक्ट, जो सरफासी एक्ट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे हाइपोथिकेशन का क्या मतलब होता है। जो सरफासी एक्ट है उसके हिसाब से हाइपोथिकेशन का क्या मतलब, इसमें 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। ए पॉइंट है चार्ज ऑन मूवेबल एसेट, बी पॉइंट है इन फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, सी पॉइंट है आपका विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन, डी पॉइंट है गिविंग राइट टू द क्रेडिटर टू सेल द एसेट्स। इसमें आपको बताना है विच अमंग दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द डेफिनेशन। ठीक है, सही ऑप्शन आ जाएगा बी, ए बी एंड डी ओनली। यानी सरफासी एक्ट के हिसाब से जो एप्लीकेशन है उसका मतलब ये होता है तो एक तरह का चार्ज होता है मूवेबल एसेट्स में, ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट क्या बोलता है कि अगर यहाँ पे जो फेवर होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर के प्रूफ में होता है। ठीक है, तो क्या होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर, भाई आप कार को बेच के या कोई भी बेसिकली हाइपोथिकेशन क्या लगता है कार के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, तो उसको आप बेच सकते हैं, इसलिए सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया अगर लोन नहीं कोई प्रीपे किया तो। डी पॉइंट आपको बोलता है कि यहाँ पे राइट देता है क्रेडिटर को सेल कर सकता है एसेट्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इन मार्डिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड। बोलते जो मार्डिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का और दूसरों का साथ जो केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि उसके हिसाब से ए पॉइंट है आपको, ए ऑप्शन आपको सरफासी एक्ट इज फुल्ली इनवैलिड। बी ऑप्शन आपको कंडीशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ 75% अमाउंट बाय बोरोवर बिफोर अप्रोचिंग डीआरटी अगेंस्ट पोजेशन नोटिस बाय बैंक्स इज इनवैलिड। सी ऑप्शन आपको कंडीशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ 75% अमाउंट बाय द बोरोवर्स बिफोर अप्रोचिंग डीआरएटी अगेंस्ट डिसीजन ऑफ डीआरटी इज इनवैलिड। डी ऑप्शन आपको कंडीशन ऑफ 60 डेज नोटिस बिफोर पोजेशन इज करेक्ट। सही ऑप्शन आ जाएगा बी, कि यहाँ पे कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि कंडीशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ 75% अमाउंट बाय बोरोवर बिफोर अप्रोचिंग डीआरटी अगेंस्ट पोजीशन नोटिस बाय बैंक्स इज इनवैलिड। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट करेक्ट सो फार एज सेपरेशन कंपनी इज कंसर्न। बोलता है कि जो इनमें से जो सेपरेशन कंपनी के संबंध में कौन सी बात सत्य नहीं है, यानी असत्य है, गलत बात है। ठीक है, मैंने 3 बात सही है, 1 बात गलत है, वो आपको पता करना है। ए ऑप्शन है इट इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। बी पॉइंट आपको इट हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद सेबी फॉर अंडरटेकिंग सेक्रेटेशन। सी ऑप्शन है आपको इट कैन सेट अप सेपरेट ट्रस्ट फॉर डिफरेंट स्कीम्स ऑफ सेक्रेटेशन। डी ऑप्शन है आपको इट्स मिनिमम पेड अप कैपिटल इज ₹100 करोड़ एंड नेट वर्थ एटलीस्ट 15% ऑफ द एक्वायर्ड एसेट। तो सही ऑप्शन आ जाएगा बी, इसमें सारे बात सही है। बी ऑप्शन जो बोलता है कि यहाँ पे आपको इस तरह की कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सेबी की यहाँ सेपरेशन करने से पहले, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 वाज इनेक्टेड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है वो इनेक्ट किया गया, उसमें ऑब्जेक्टिव क्या था। ए ऑप्शन था कि टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। बी ऑप्शन है आपको टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डेराइव्ड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग। सी ऑप्शन आपको टू प्रिवेंट यूज ऑफ बैंकिंग सिस्टम फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन आ जाएगा डी ऑल द अबव। ठीक है, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया है तो सच बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग इसलिए बनाया गया है ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकें। दूसरा यह कि हम प्रॉपर्टी जो है कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी को हम ड्राइव कर सकें, पता कर सकें मनी लॉन्ड्रिंग की हेल्प से कहाँ कहाँ कोई आदमी ने प्रॉपर्टी क्रिएट किया है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे कि बैंकिंग सिस्टम को यूज ना किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग के पर्पज के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बिफोर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट दैट इज सेल ऑफ सिक्योरिटी द क्रेडिटर टू शो हिज इंटेंशन टू टेक पोजीशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी बाय गिविंग। बोलता है कि जहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट किया जाता है इसका मतलब ये हो गया कि जो सेल ऑफ सिक्योरिटी को किया जाएगा, यानी जो सिक्योरिटी आप दिए हैं बैंक के यहाँ गिरवी रखें, बैंक हो चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, बेसिकली हम उसको क्रेडिटर बोलेंगे जो लोन देता है। तो जो क्रेडिटर टू शो हिज, जो क्रेडिटर को अपने इंटेंशन दिखाना होगा कि वो पोजीशन लेना चाहता है, उसे जरूरी है कि वो ऑब्टेन करेगा पोजीशन जो सिक्योरिटी का होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या देना होगा। ए ऑप्शन है ए रीजनेबल नोटिस पीरियड। बी ऑप्शन है नोटिस ऑफ 15 डेज। सी ऑप्शन है नोटिस ऑफ 20 डेज। डी ऑप्शन है नोटिस ऑफ 60 डेज। सही ऑप्शन आ जाएगा डी ए नोटिस ऑफ 60 डेज। 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा जब भी आप कोई सिक्योरिटी को, कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है आपका उसको इन्फोर्समेंट करते हैं, यानी आप उसको कब्जा करते हैं उस सिक्योरिटी को, उसके लिए आपको 60 दिन से का पहले 60 दिन का एक नोटिस देना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इन ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच।
बोलते हैं जो लीज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे कौन सा चीज जो है मैच नहीं करेगा। ए ऑप्शन है द ट्रांसफेरर इज कॉल्ड द लेसर, बी ऑप्शन है आपको द ट्रांसफेरर इज कॉल्ड लेसी, सी ऑप्शन है द प्राइस इन ए लीजी इज कॉल्ड लीज रेंटल, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, तो इसमें मैच नहीं कर रहा है वो आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ मैच क्या नहीं कर रहा है आपको, सी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। जब जो प्राइस होता है लीज का उसे हम लीज रेंटल बोलते हैं। प्राइस जो लीज का मतलब क्या हो गया, आप कोई भी सामान है आप उसको 100 साल के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो वो लीज रेंटल नहीं हो सकता है वो। ठीक है, वो लीज रेंटल नहीं होता, रेंटल तो मतलब मंथली बेसिस आएगा आपको। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 12, वेर ए कंपनी ओके क्वेश्चन 12, वेर द कंपनी हैज बीन फाइनेंस्ड बाय ए कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स, द डिसीजन टू टेक पोजीशन एंड सेल द सिक्योरिटी अंडर सरफासी एक्ट इज टू बी टेकन। बोलते जहाँ पे कंपनी को फाइनेंस किया गया कंसोर्टियम ऑफ बैंक के द्वारा, जो डिसीजन होता है कि उसको पोजीशन दिया जाएगा और सेल किया जाएगा सिक्योरिटी को अंडर सरफासी एक्ट, ये कहाँ से डिसाइड होता है, कहाँ से लिया जाता है। ये ऑप्शन है बाय द बैंक्स हैविंग 75% शेयर बाय वैल्यू ऑन रिकॉर्ड डेट इन द कंसोर्टियम, बी ऑप्शन है बाय ऑल द मेजर बैंक्स फाइनेंसिंग द कंपनी, सी ऑप्शन है बाय द लीड बैंक इन द कंसोर्टियम, डी ऑप्शन है बाय द बैंक्स हैविंग 60% शेयर बाय वैल्यू ऑन रिकॉर्ड डेट इन द कंसोर्टियम। तो सही ऑप्शन आ जाएगा डी हो जाएगा, बाय द बैंक्स हैविंग 60% ऑफ शेयर्स बाय वैल्यू ऑन द रिकॉर्ड डेट बाय कंसोर्टियम। जिस बैंक के पास 60% का शेयर होल्डिंग होगा कंसोर्टियम में, वो कर सकता है, पोजीशन ले सकता है या सेल कर सकता है। पोजीशन लेने वाले सिक्योरिटी को पोजीशन ले लेगा और बाद में सेल कर देगा सरफासी एक्ट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 30, एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ। बोलता है जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, तो बैंक को जरूरी है कोई रिकॉर्ड मेंटेन करे जो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन होता है किसी भी गिवन पीरियड का, कितने समय का है। ए ऑप्शन फॉर 20 ईयर्स, बी ऑप्शन ऑफ 10 ईयर्स, सी ऑप्शन है 5 to 8 ईयर्स, डी ऑप्शन है 5 ईयर्स। तो सही ऑप्शन है 5 ईयर्स का, क्योंकि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको 5 साल का ट्रांजेक्शन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000, ये तो हो गया, हमने देख लिया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 14, अंडर प्रोविजंस ऑफ सरफासी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डू नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल रजिस्ट्री। जो प्रोविजन होता है सरफासी एक्ट का, तो उसके अंदर जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है उसको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसको मतलब रजिस्ट्रेशन जहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता हो सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ। बोलता है कि जो प्रोविजन होता है सरफासी एक्ट का, उसमें कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करें सरफासी सेंट्रल रजिस्ट्री में। सेंट्रल रजिस्ट्री क्या होता है, सेंट्रल रजिस्ट्री डेटाबेस होता है जहाँ पे हम लोग सब बनाते हैं। सेंट्रल रजिस्ट्री को हम लोग सरसाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरसाई। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे एक रिकॉर्ड रहता है। तो ए ऑप्शन है क्या चीज के लिए, कहाँ पे जरूरी नहीं रजिस्ट्रेशन करना सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ, वो पूछ रहा है। ए ऑप्शन है सिक्योरिटाइजेशन, बी ऑप्शन रिकंस्ट्रक्शन, सी ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन है डी, नॉन ऑफ द अबव। सभी जगह चाहे सिक्योरिटाइजेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो या क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, आपको सरसाई में या फिर सेंट्रल रजिस्ट्री में रजिस्टर करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, ए कस्टमर फिल्ड ए कंप्लेंट विद द बैंक विद द ओम्बड्समैन विच was rejected, the remedy is available to the customer। बोलते जो कस्टमर ने कंप्लेंट फाइल किया है ओम्बड्समैन के साथ, तो यहाँ पे बोलता है कि उसका ओम्बड्समैन के साथ रिजेक्ट हो गया, कस्टमर का कंप्लेंट फाइल किया और ओम्बड्समैन ने उसका रिजेक्ट कर दिया, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कस्टमर के पास। ये ऑप्शन है द ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन कैन नॉट बी अपील्ड अगेंस्ट बाय द कस्टमर, बी ऑप्शन है कस्टमर कैन ओनली फाइल ए सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सी ऑप्शन है customer can request for review, D option grounds of the rejected can be appealed against within 30 days। सही ऑप्शन डी। तो अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन भी अगर आपको रिजेक्ट कर देता, आपको 30 दिन का समय मिलेगा, उसको फर्दर आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्राउंड होगा यही ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन कैन बी अपील्ड अगेंस्ट विद इन 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 16 है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म अंडर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1982 कैन बी। वो जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप फर्म का अंडर प्रोविजन जो होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1982 का, वो क्या हो सकता है। ए ऑप्शन है विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ द एरिया इन विच द बिजनेस ऑफ द फर्म इज कंडक्टेड, बी ऑप्शन है विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ द एरिया इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द फर्म इज लोकेटेड, सी ऑप्शन है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज
of the areas in which the business of the firm is conducted. D option है with the register of the companies of the area in which registered office of the firm is located. सही ऑप्शन है ए। तो जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, जहाँ पे प्रोविजन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992 के हिसाब से, वो क्या है, ए ऑप्शन आ जाएगा विद द रजिस्टर ऑफ फर्म्स ऑफ द एरिया इन विच बिजनेस ऑफ द फर्म इज कंडक्टेड। क्वेश्चन नंबर 17 है रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 सेक्शन 2 ऑफ जी प्रोवाइड्स डेफिनेशन ऑफ डेब्ट विच इंक्लूड विच इज नॉट करेक्ट। बोलते हैं जो रिकवरी ऑफ डेब्ट होता है, जहाँ पे कि वो ड्यू होता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के तहत, जो कि सेक्शन 2G ऑफ प्रोवाइड करता है डेफिनेशन ऑफ डेब्ट के तहत, जहाँ पे वो इंक्लूड करता है बातें। तो यहाँ पे कौन सी बात सही नहीं है या गलत है वो बताना है। ए ऑप्शन एनी लायबिलिटी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट विच इज सिक्योर्ड। बी ऑप्शन है एनी इंटरेस्ट कंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट विच इज नॉट सिक्योर्ड। सी ऑप्शन है एनी लायबिलिटी पेबल अंडर ए डिक्री और ऑर्डर ऑफ ए सिविल कोर्ट। डी ऑप्शन एनी लायबिलिटी रिकवरेबल बाय द बैंक फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय हु कमिटेड ए फ्रॉड। सही ऑप्शन आ जाएगा डी एनी लायबिलिटी रिकवरेबल बाय द बैंक फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय हु कमिटेड ए फ्रॉड। क्वेश्चन 18 banks are required to maintain records under Prevention of Money Laundering Act 2002 which should contain the following which is not correct। बोलता है कि बैंक को जरूरी है कि वो यहाँ पे मेंटेन करे रिकॉर्ड जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, तो यहाँ पे जरूरी है कि वो कंटेन करेगा इन्फॉर्मेशन। तो इसमें से कौन सी बात सही नहीं है वो बताना होगा। ए ऑप्शन है नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। बी ऑप्शन अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड द करेंसी। सी ऑप्शन है डेट ऑन विच ट्रांजेक्टेड एंड द पार्टीज टू बी टू द ट्रांजेक्शन। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ द अबव, यानी कोई भी बात सही नहीं है। मतलब इसमें तीनों बात सही है, तीनों बात सही, इसमें कोई बात गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई बैंक को जरूरी है कि मेंटेन करे रिकॉर्ड जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ताकि जान सके क्या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट है कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कौन सी करेंसी में कर रहे हैं। सी पॉइंट हो गया डेट किस डेट का ट्रांजेक्टेड है और कौन सा पार्टीज यहाँ पे ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, ये सब जानना जरूरी है बैंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, बोलते हैं अंडर प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, जो प्रोविजन है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, जो सब्जेक्ट होता है एग्रीमेंट का बिटवीन पार्टीज ए प्रॉपर्टी कैन बी सॉल्व विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट इफ इट इज लोकेटेड एट। बोलते हैं जो प्रोविजन होता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में, जहाँ पे कि एग्रीमेंट किया हुआ रहता है दो पार्टी के बीच में, तो प्रॉपर्टी को हम बेच सकते हैं बिना कोर्ट की हस्तक्षेप के बिना। हस्तक्षेप मतलब इंटरवेंशन के बिना, हस्तक्षेप के बिना, इंटरवेंशन के बिना। तो ये कहाँ पे ऐसा लोकेटेड होता है। ए ऑप्शन है एनी प्लेस। बी ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता ओनली। सी ऑप्शन है टाउन्स नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली। डी ऑप्शन है बी और सी। सही ऑप्शन आ जाएगा डी बी और सी, यानी चेन्नई में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, कोलकाता में हो सकता है। और सी ऑप्शन हो जाएगा आपको कोई भी टाउन जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया हुआ है। क्वेश्चन 20 बोलते हैं सूट बीन फाइल्ड बाय बैंक बी in DRT located at place Z. Now the bank wants to transfer this case to another DRT located at place Y. Who can permit this transfer? बोलते हैं कि एक सूट है जो कि फाइल किया गया बैंक बी के द्वारा DRT में, जो कि लोकेट करता है प्लेस Z में। अब बैंक यहाँ पे चाह रही है कि इस केस को ट्रांसफर करे DRT जो प्लेस लोकेट किया हुआ Y में। यहाँ पे कौन परमिट करेगा ट्रांसफर को। ए ऑप्शन है हाई कोर्ट। बी ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ DRT विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द अदर DRT। सी ऑप्शन है चेयरमैन ऑफ DRAT हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर बोथ DRT। डी ऑप्शन है चेयरमैन ऑफ DRT रिस्पेक्टिव ऑफ जुरिसडिक्शन ओवर बोथ DRT। सही ऑप्शन आ जाएगा सी। जो चेयरमैन होता है DRT को, उसके पास जुरिसडिक्शन होता है, उसके पास पावर होता है कि अब DRT अगर उसी दोनों मतलब जो दो DRT है, जो भी दो DRT है ओके, तो यहाँ जो चेयरमैन होते हैं DRT के, वो उनके पास जो जुरिसडिक्शन होता है कि अगर दो DRT उनके अंडर के जुरिसडिक्शन में आता है तो ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी चेयरमैन ऑफ DRT के जो होंगे DRAT, जो दो DRT होते हैं अगर उसकी जुरिसडिक्शन के अंदर आते हैं, या जो चेयरमैन होगा DRAT का वो कर सकता है ट्रांसफर। क्वेश्चन 21 द पीरियड ऑफ DRT डिसीजन ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय बैंक इज। जो बोलते हैं जो पीरियड होता है DRT डिसीजन का जहाँ पे एप्लीकेशन पे फाइल किया जाता है बैंक को, वो क्या होता है। ए ऑप्शन इट मस्ट बी डिसाइडेड विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। बी ऑप्शन है DRT टू मेक एफर्ट टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन मैक्सिमम ऑफ 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। सी ऑप्शन है इट इज बाइंडिंग ऑन DRT टू डिसाइड द मैटर विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट। डी ऑप्शन है DRT इज नॉट बाउंड टू अवॉइड बाय एनी टाइम लिमिट। तो सही ऑप्शन आ जाएगा बी DRT टू मेक एफर्ट
टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन मैक्सिमम ऑफ 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जिस समय DRT को एक एप्लीकेशन आता है उस दिन से उसको एक्सेसिव दिन के भीतर भीतर उस केस को रफा दफा कर देना है, यानी सुलझा देना है 6 महीने के भीतर भीतर। क्वेश्चन नंबर 22, if any false information is provided to registrar of firms in connection with registration of a firm, the penalty is। बोलता है कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास इस संबंध में जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी फर्म को, तो यहाँ पेनाल्टी लग सकता है। ए ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 month और फाइन और बोथ। बी ऑप्शन इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 months और फाइन और बोथ। सी ऑप्शन इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months और फाइन और बोथ। डी ऑप्शन इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन और बोथ। सही ऑप्शन आ जाएगा सी इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months और फाइन और बोथ। यानी आपको जेल जाना पड़ सकता है 3 महीने तक के लिए, या फाइन हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। क्वेश्चन 23, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रिकवरी ऑफिसर मे अपील टू विद इन डेज फ्रॉम। बोलता है कोई पर्सन है जिसको कि एग्रीव्ड यानी जो उसको डिसीजन आया है रिकवरी ऑफिसर का वो उसे संतुष्ट नहीं है, तो अपील कर सकता है कितने दिन के भीतर भीतर। ये ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ DRT 30 days रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ RO, ठीक है, RO मतलब रिकवरी ऑफिसर हो गया। बी ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ DRT 45 days डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ RO। सी ऑप्शन आपको प्रेसिडेंट ऑफ DRT 30 days डेट ऑफ RO। डी ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ DRT 15 days रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ RO। सही ऑप्शन आ जाएगा ए, प्रेसिडेंट ऑफ DRT 30 days रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ RO। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट द बैंकर्स बुक इंक्लूड। बोलते जहाँ पर्पस होता है कि एप्लीकेशन ऑफ बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो बैंकर बुक इंक्लूड करेगा। क्या इंक्लूड करेगा भाई, तो वो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दिया। ए पॉइंट है रिकॉर्ड्स केप्ट एट बैकअप। बी पॉइंट है आपको रिकॉर्ड्स अवेलेबल एज डिजास्टर रिकवरी। सी पॉइंट है आपको रिकॉर्ड्स ऑन माइक्रोफिल्म। डी ऑप्शन रिकॉर्ड्स इन फिजिकल फॉर्म। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन आ जाएगा डी, ए टू डी ऑल। यहाँ जो बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट होता है तो रिकॉर्ड जो होता है वो बैकअप के रूप में रखता है, ए ऑप्शन हो गया। रिकॉर्ड अवेलेबल होता है डिजास्टर रिकवरी के लिए, बी ऑप्शन हो गया। और रिकॉर्ड अब माइक्रोफिल्म में स्टोर होता है, सी ऑप्शन हो गया। रिकॉर्ड का हार्ड कॉपी यानी फिजिकल फॉर्म में रखा जाता है, जो डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन 26, व्हेन ए सूट इज फाइल्ड बाय बैंक इन DRT अंडर RDDB एक्ट आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द कैश फ्रॉम द एप्लीकेंट द कोर्ट इश्यूज समन्स टू द बोरोवर विद इन डेज आस्किंग एज टू व्हाई द रिलीफ शुड नॉट बी गिवन टू द बैंक। बोलता है जहाँ पे सूट जो आप फाइल करते हैं बैंक के द्वारा DRT में अंडर RDDB एक्ट के तहत, ये जो रिसिप्ट होता है कैश का कोई एप्लीकेशन के द्वारा, जो कोर्ट होगा वो इशू करेगा समन्स बोरोवर के लिए विद इन कितने डेज के लिए किया जाता है, जहाँ पे आस्क किया जाता है कि वो उसे क्यों रिलीफ दिया जाए जो कि बैंक के लिए रहता है, ठीक है, क्योंकि उसे रिलीफ क्यों ना दिया जाए बैंक के लिए, यानी बैंक को रिलीफ क्यों ना दिया जाए। ए ऑप्शन है 45 days, बी ऑप्शन 30 days, सी ऑप्शन 21 days, डी ऑप्शन है 14 days। सही ऑप्शन आ जाएगा बी 30 days। क्वेश्चन 27, अंडर स्केल ऑफ गुड्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बोलते जो स्केल होता है गुड्स एक्ट के तहत, जो अंडर द स्केल बोलते जो स्केल होता है गुड्स एक्ट, गुड्स स्केल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत, यहाँ पे कौन सा बात सही नहीं है वो बताना होगा। ए ऑप्शन है गुड्स इंक्लूड शेयर स्टॉक्स बट नॉट एक्शनेबल क्लेम्स। बी ऑप्शन है इन एन एग्रीमेंट टू सेल द ओनरशिप इज येट टू ट्रांसफर to the buyer। C option in case of sale the risk in goods is with the seller and in case of agreement to sell it is with the buyer। D option है contract of sale of goods is a bilateral contract। सही ऑप्शन आ जाएगा C, in case of sale the risk in goods is with the seller and in case of agreement to sell it is with the buyer। Question 28, banks allowed a cash credit advance to a party which is guaranteed by G। सच गारंटी ऑफ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। बोलते हैं बैंक ने बी को अलाउ किया है कैश क्रेडिट का एडवांस के लिए किसी पार्टी के लिए जो कि गारंटीड किया गया है बी के द्वारा, जी के द्वारा। तो यहाँ बोलते हैं सर गारंटी जो सीरीज ऑफ गारंटी मतलब एक साथ कई सीरीज ऑफ गारंटी ऑफ ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है अनलिमिटेड लायबिलिटी गारंटी, बी ऑप्शन है डेफर्ड पेमेंट गारंटी, सी ऑप्शन है कंटिन्यूइंग गारंटी, डी ऑप्शन परफॉर्मेंस गारंटी। सही ऑप्शन है सी, जो लगातार आपको गारंटी देती है बैंक, लगातार सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी देती है, उसको कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द डॉक्ट्रिन ऑफ सीवेट एम्पटर स्टेट्स डेट। जो डॉक्ट्रिन होता है सीवेट एम्पटर का वो क्या बताता है। ए ऑप्शन है गारंटर स्टेप्स इनटू शूज टू क्रेडिटर व्हेन ही मेक्स पेमेंट ऑफ द लोन। बी ऑप्शन है द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी कैन बी टेकन
back on the payment of mortgage money. C option है the buyers of goods should be cautious while purchasing the goods. D option है the bank should never change the terms of loans without consent of the guarantor. सही ऑप्शन आ जाएगा सी, the buyer of the goods should be cautious while purchasing the goods. Question 30. X, Y, Z were allowed certain credit facilities on the guarantee of G. Later on the account was got secured by equitable mortgage of the property, but for certain reasons the bank released the equitable mortgage. When the account becomes difficult of recovery and money was demanded from G also, he took the plea that he stands discharged to the extent the value mortgage which has been released by the bank. बोलता है कि एक्स वाई जेड को यहाँ पे अलाउ किया गया सर्टेन किसी तरीके का क्रेडिट फैसिलिटी जो कि गारंटी जो कि जी की गारंटी पे मिला है, ठीक है। बाद में ये अकाउंट को सिक्योर किया गया इक्विटेबल मॉर्टगेज के द्वारा, ठीक है। बट बाद में कुछ ऐसे सर्टेन रीजन है जहाँ पे बैंक ने रिलीज किया है कि इक्विटेबल मॉर्टगेज को बारे में, और यहाँ पे अकाउंट उस समय डिफिकल्ट हो गया रिकवर करने के लिए, और मनी जो डिमांड किया उस समय अकाउंट डिफिकल्ट हो गया रिकवरी करने के लिए, और मनी जी ने डिमांड किया। तो यहाँ पे देखा गया कि प्ली लिया गया कि क्या स्टैंड होगा जहाँ पे हमें डिस्चार्ज करना होगा, जो स्टैंड होगा वैल्यू ऑफ मॉर्टगेज के हिसाब से, जो कि बाद में रिलीज किया गया बैंक के द्वारा। ए ऑप्शन है द गारंटर इज नॉट डिस्चार्जेस एज द मॉर्टगेज वाज टेकन सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ गारंटी। बी ऑप्शन है आपको गारंटर इज नॉट डिस्चार्जेस एज ही इज लायबल एज लॉन्ग एज बोरोवर इज लायबल। सी ऑप्शन है गारंटर इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इक्विटेबल मॉर्टगेज as bank has put the guarantor to loss. D option है the guarantor is discharged since the value of security in the bank in the account has come down. सही ऑप्शन आ जाएगा ए, गारंटर इज नॉट डिस्चार्ज। यहाँ पे जो जीआईबी कोर्स का जो पैकेज अभी डिस्काउंटिंग प्राइस में मिल रहा है, एकदम डिस्काउंटेड प्राइस में 80% ऑफ में है। यहाँ पे अगर आप जीआईबी का जो वीडियो कोर्स का पैकेज देखेंगे उससे वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, अकाउंटिंग का केस स्टडी या न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 क्वेश्चन बैंक के नोट्स पीडीएफ में, और 30 मॉक टेस्ट होंगे। दो तरह के जीआईबी के कोर्स है कि पीपीटी वीडियो कोर्स, जो कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आप देख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, वो होता है पीपीटी वीडियो कोर्स, ठीक है, जिसमें जीआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उसका दाम है 400 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 500 रुपये, जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे दाम 1000 रुपये। फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे जिसमें मैंने अभी बोर्ड पे आके पढ़ाया, समझाया, बताया, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सेलिंग का है और ज़्यादा पावरफुल कोर्स, ज़्यादा रिजल्ट भी आता है। अगर आप वो कोर्स करते हैं ज़्यादा जीआईबी का प्रिंसिपल्स हो या लीगल उसका दाम है 800 रुपये, जीआईबी का अकाउंटिंग उसका दाम है 1000 रुपये, और जीआईबी का कॉम्बो पे करेंगे दाम है 2000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर है 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट में जाकर www.jibstudymaterial.com, email ID हो जाएगा sirsenamutri@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।